नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस भूगोल में मानव भूगोल की बात हम कर रहे हैं। मानव भूगोल का फर्स्ट पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद हमने चैप्टर 2 को शुरू किया। चैप्टर 2 के अंदर आज हम लेक्चर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि की बात करते हुए आज इस लेक्चर के अंदर हम जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले उन अलाइनमेंट की, उन कारकों की बात करेंगे जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। वो कौन से कारक होंगे, हम एक एक चीज को देखने वाले हैं। उसके अलावा भौगोलिक कारक, यानी जनसंख्या को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो भौगोलिक कारक होते हैं, वो आर्थिक कारक होते हैं, वो सांस्कृतिक और धार्मिक कारक होते हैं। उन तीनों ही कारकों की डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। यानी भूगोल के आधार पर जो लोग हैं वो किस प्रकार इंप्रेस होते हैं, किस प्रकार निराशा दिखाते हैं, किस स्थान पर उदासीनता दिखाते हैं, किस स्थान पर ज्यादा उत्सुकता दिखाते हैं, कहाँ अप्रायोगिकता दिखाते हैं, कहाँ ज्यादा वरीयता देते हैं, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। आर्थिक कारक, लोग पैसे के हिसाब से किस स्थान पर बसना पसंद करते हैं, किस पर बसना पसंद नहीं करते हैं, ये भी हम देखेंगे। लोग सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, यानी लोग समाज के आधार पर, संस्कृति के आधार पर अपने संस्कृति के लोगों के साथ बसना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, ये भी चर्चा हम करने वाले। तो आज के इस मजेदार लेक्चर को हम शुरू करते हैं और एक एक चीज को समझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक, यानी भूगोल के आधार पर लोग कहां बसना पसंद करेंगे, ये हम देख रहे हैं। सबसे पहले भौगोलिक कारकों की अगर हम बात करें तो लोग वहां बसेंगे जहां जल की उपलब्धता हो। भौगोलिक कारक में सबसे पहले वहां प्रायोरिटी दी जाएगी, सबसे पहले वहां प्राथमिकता दी जाएगी, उस स्थान को सबसे ज्यादा वरीयता दी जाएगी जहां जल की उपलब्धता है, जहां जल की अधिकता है, जहां जितना लोगों को जल चाहिए वहां मिल जाएगा। कैसे? एक तो लोग वहां बसना पसंद करेंगे, अपना आवास स्थान वहां बनाना पसंद करेंगे जहां जल हो। ये पानी का बूंद इसीलिए है कि जल होना चाहिए, वहीं लोग बसना पसंद करेंगे, क्योंकि मानव की प्राथमिक आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान तो है ही। रोटी कपड़ा मकान, रकम, कैसे याद रखते हैं इसको, रकम। रोटी कपड़ा मकान तो है ही, लेकिन रोटी बनाने के लिए पानी चाहिए, है ना। मकान बनाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, रोटी के लिए पानी की आवश्यकता होती है, पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। फिर एक जन बोलेगा सर हवा। तो मानव को जीवित रखने के लिए या मानव को जीवित रहने के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है और उसमें एक है जल। तो जल जहां होगा, जल की उपलब्धता जहां होगी, वहीं लोग आवास बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां से उनका आर्थिक जीवन भी चलेगा। कैसे चलेगा? वहां वो नौ संचालन यानी नाव चला सकते हैं। यानी लोग वहां बसना पसंद करेंगे जहां जल ज्यादा है। क्यों? पीने की आवश्यकता तो पूरी करना ही है, लेकिन उसके साथ ही कोई अगर जल से अपना जीवन यापन करना चाहता है, जल से जीविकोपार्जन के अन्य साधन भी वो बढ़ाना चाह रहा है, नाव चलाना चाह रहा है, नौ संचालन करना चाह रहा है, तो नदी के किनारे बड़े तालाब, बड़े बड़े तालाब जो होते हैं, बड़े बड़े सागर टाइप जो होते हैं, उनके किनारे मछली पकड़ने के हिसाब से वो बसना पसंद करता है। नौ संचालन यात्रा के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। नौ संचालन का मतलब होता है नाव चलाना, नाव चलाना। सबसे पहले मानव ने नाव चलाना ही सीखा। उसके अलावा मछली पालन के लिए भी ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो व्यक्ति वहां बसना पसंद करेगा जहां उसे जल आसानी से मिल जाए, जल की सुगमता, यानी जल आसानी से मिल जाए, जल आसानी से मिल जाए, आसानी से मिल जाए, ये कहलाती है जल की सुगमता। जल बहुत आसानी से जहां पे मिल जाए, तो व्यक्ति वहां बसना पसंद कर रहा है जहां वो नाव चला सके। क्योंकि जल की उपलब्धता के आधार पर कौन बसना पसंद करेगा? जिसको नाव चलाना है, जिसको जल से अपना औद्योगिक कार्य करना है, या जिसको जल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जल से संबंधित कार्य करता हो। पीने के हिसाब से तो व्यक्ति बसता ही है कि उसको पेयजल का पानी मिल जाए, लेकिन औद्योगिक के हिसाब से भी
अपने कार्य के हिसाब से भी व्यक्ति जहां बसना पसंद करेगा, जहां जल की उपलब्धता हो, जहां जल की सुगमता हो, जहां मछली का पालन किया जा सकता हो, जहां नौ संचालन या नाव को चलाया जा सकता हो, जहां अच्छी फसलें की जा सकती हो। एक किसान जो है हमेशा वहां रहना पसंद करेगा जहां जल की अच्छी उपलब्धता हो, ताकि फसल अच्छी हो। इसका मतलब यह है कि अगर किसान को जल नहीं मिलेगा तो फसल अच्छी नहीं होगी। अगर फसल अच्छी नहीं होगी तो जनांकीय संक्रमण होगा। जनांकीय संक्रमण, यह हमने देखा है कि गांव का अगर किसान है, गांव का अगर खेतीहर मजदूर है, तो वो स्थान को इसलिए छोड़ देता है, गांव को इसलिए छोड़ देता है क्योंकि जल की सुगमता नहीं है। वो गांव को इसलिए छोड़ देता है कि वहां उसे पर्याप्त जल नहीं मिल रहा है और उसकी फसल नहीं बढ़ रही है, क्योंकि जल बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। बिना जल के ना तो औद्योगिक कार्य किया जा सकता है, ना मछली पालन किया जा सकता है, और ना किसान जो है खेती कर सकता है। अगर किसान खेती नहीं कर सकता, मछली पालने वाला मछली नहीं पाल सकता, नाव चलाने वाला बिना जल के नाव नहीं चला सकता, तो व्यक्ति जहां जल नहीं रहेगा, जहां जल की उपलब्धता नहीं रहेगी, जहां जल की सुगमता नहीं रहेगी, वह बिल्कुल भी बसना पसंद नहीं करेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि भौगोलिक कारक, भूगोल की स्थिति के आधार पर जल की जहां उपलब्धता होगी, जल जहां देखने को मिलेगा, वहां वो लोग बसना पसंद करेंगे जो मछली पालन करते हैं, जो खेती करते हैं, क्योंकि जल की सुगमता का होना जरूरी है उनके लिए, क्योंकि जल बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है उनके लिए। एक व्यक्ति उद्योग करना चाह रहा है, उस औद्योगिक कार्य के लिए जल की बहुत आवश्यकता है। यानी उद्योग करने वाला, किसानी यानी खेती करने वाला, मछली पालन करने वाला, तीन लोग थे। वो कितने लोग थे? एक तो उद्योग में काम करने वाला, उद्योग कर्मी। कौन भाई? उद्योग कर्मी। एक खेती मतलब कृषि करने वाला, खेती और कृषि करने वाला कृषक जो है वो, एक जो मछली पकड़ने वाला मछुआरा जो है वो। ये तीनों लोग वहां बसना पसंद करेंगे जहां जल की महत्वपूर्ण कारक है, जहां जल की सुगमता हो, रहना पसंद करेंगे, मतलब वहां उनका आवास होगा। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जल की उपलब्धता यानी जल जहां होगा, जल की सुगमता जहां होगी, क्योंकि जल महत्वपूर्ण कारक है। जल के पास आवास वही लोग करेंगे, अगर जल नहीं रहेगा तो वो आवास नहीं करेंगे, और वो लोग हैं औद्योगिक कार्य करने वाले, खेती बाड़ी यानी किसानी, खेती हर लोग वो जो होते हैं वो। उसके अलावा मछुआरे जो मछली पकड़ते हैं, वो लोग वहीं बसना पसंद करेंगे जहां जल की अच्छी उपलब्धता हो। ये तो हुई जल की बात। लेकिन भौगोलिक कारकों में और भी बहुत से कारक हैं, जैसे भू आकृति। भौगोलिक कारक हम देख रहे हैं, और भौगोलिक कारकों के अंदर हमने देखा कि जल जहां होगा वो कौन से लोग बसेंगे, ये हमने पूरा पढ़ लिया। इसके बाद यहां जो चीज दिखाई दे रही है, भूमि की आकृति के आधार पर कौन लोग कहां बसना पसंद करेंगे। यानी कि लोग ढाल पे ज्यादा बसना पसंद करते हैं, या समतल मैदानों पे ज्यादा बसना पसंद करते हैं, या फिर उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में, या पर्वतों की चोटियों पे बसना पसंद करते हैं, या फिर पठारी क्षेत्र में बसना पसंद करते हैं, या सिर्फ भूमि की आकृति की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? भूमि की आकृति की। लोग सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भू आकृति, भूमि की आकृति के आधार पर वरीयता किस स्थान को देंगे और अप्रायोगिकता किस स्थान को देंगे। वरीयता मतलब इच्छा जाहिर करेंगे कि यहां हम रहना चाह रहे हैं, और यहां इच्छुक नहीं है वो रहने के, इच्छुक नहीं है। वरीयता और अप्रायोगिकता का मतलब है, एक तो वो स्थान भूमि की आकृति के आधार पर जहां लोग रहना पसंद करेंगे उसे वरीयता देंगे, एक वो स्थान अप्रायोगिकता यानी इच्छुक नहीं है लोग वहां रहने के, वो कौन से स्थान है। लोग हमेशा वरीयता उन स्थानों को देंगे जो समतल है। कैसे हैं? समतल। दूसरा, जहां मंद ढाल है। कारण क्या है? सुविधा है और सड़क है, अनुकूल दशाएं हैं, वहां पे फसल हो सकती है और उद्योग हो सकती है। जैसे हमने जल वाला पढ़ा, जल समतल क्षेत्रों में देखने को मिलता है या मंद ढालों के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका अपोजिट हो जाएगा ये प्रायोगिकता। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले या जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले वो कौन से कारक है।
जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। उसके अंदर हमने भौगोलिक कारकों की बात की। भौगोलिक कारक में पहला कारक था, जहां जल होगा वह उद्योग कर्मी रहेगा, वहां मछुआरे रहेंगे, और वहां जो खेती करने वाले खेतीहर जो है उद्योग कर्मी है वो सब रहेंगे। लेकिन दूसरा ही पॉइंट उसका हम ले रहे हैं कि भू आकृति, भूमि की आकृति के आधार पर लोग कहां बसना पसंद करते हैं, किस स्थान को ज्यादा वरीयता देते हैं। लोग उस स्थान को ज्यादा वरीयता देंगे जो समतल दिखाई देता है। लोग उस स्थान को ज्यादा पसंद करेंगे जो पर्वतों की ढाल में बसा हुआ है, चाहे वो स्थानांतरित कृषि क्यों ना हो रहा, लोग ढाल के अंदर जाके कर रहे थे, उसको पूरे पर्वत के ऊपर जाके तो नहीं कर रहे थे ना। तो एक तो समतल जो क्षेत्र होगा उसको, एक ढाल जो होगी उसको लोग उस स्थान पर रहना पसंद करेंगे, उसके अलावा कहीं भी। क्या एग्जाम्पल है? बिल्कुल है। अधिक जनसंख्या गंगा के मैदान में ही देखने को क्यों मिलती है? क्योंकि समतल है। क्योंकि क्या है? समतल। अधिक जनसंख्या गंगा के मैदान में इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि लोग वरीयता देते हैं समतल मैदान और मंद ढाल को। लोग रहना पसंद करते हैं समतल मैदान और मंद ढाल में, इसलिए वह हमेशा और हमेशा आप देखेंगे कि जनसंख्या भरी पड़ी रहती है। कारण क्या है? वहां सुविधा मिल जाती है। समतल मैदान है, परिवहन में आसानी रहती है। समतल मैदान है तो किस में आसानी रहती है? सुविधा रहती है, चाहे वो परिवहन हो, चाहे वो संचार हो, सारी चीजों की सुविधा रहती है। किसमें? समतल मैदानों में। सड़क मार्ग मतलब परिवहन अच्छा है, संचार इसमें जोड़ सकते हैं। यानी कि वरीयता उन स्थानों को दी जाएगी, जनसंख्या के द्वारा हमेशा ही जनसंख्या वहां रहना पसंद करेगी जहां समतल मैदान होगा, मंद ढालें होगी। कारण है कि अच्छी सड़कें होगी और अच्छी सुविधाएं होगी, क्योंकि जनसंख्या को चाहिए, खेती करने वालों को अच्छी फसल चाहिए, तो फसल हमेशा उस क्षेत्र में चाहिए। जल की उपलब्धता तो उसे चाहिए ही चाहिए, साथ में उसको क्या चाहिए? समतल मैदान चाहिए। और औद्योगिक कार्य करने वालों को भी ये दो ही अनुकूल दशाएं चाहिए होती है। एक तो पानी होना चाहिए पास में, जल की उपलब्धता होनी चाहिए, और एक भूमि की आकृति अच्छी होनी चाहिए। अब देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। मैंने एक उद्योग खोला और ऐसे स्थान पर जाकर खोल दिया मैंने जहां पानी पानी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत खुश था, मैंने उद्योग का उद्घाटन कर दिया, मंत्री जी को बुलाया, सब कुछ हो गया, उद्योग बहुत अच्छा चलने लग गया। अब बारी आई माल को वहां से डिलीवर करने की और कच्चे माल को मंगवाने की। रॉ मटेरियल जो होता है, कच्चा माल जो होता है, जिससे मैं कुछ बनाऊंगा, माना कि पेंसिल बना रहा हूं मैं। अब पेंसिल का कच्चा माल मैंने मंगवाना है मुझे, और फिर पेंसिल को वहां से वापस भेजना है। अब मुझे पता चला कि इसके तो दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, आगे पीछे सारी तरफ पर्वत है, ढाल है ही नहीं, कहीं से परिवहन जो है उसकी सुविधा ही नहीं है, और संचार भी नहीं, नेटवर्क ही नहीं आ रहा, किसी को फोन ही नहीं कर पा रहा हूं, ऑटो वाले को बुलाना या बस वाले ट्रक वाले को बुलाना, संचार और परिवहन की सुविधा नहीं है और मैदानी भाग नहीं है, तो आपका उद्योग चलेगा क्या? नहीं चलेगा। जल है पर अनुकूल दशाएं नहीं है, कौन सी? भू आकृति वाली। या फिर ऐसे स्थान पर उद्योग लगा दिया जहां स्थल बहुत अच्छा है, समतल है, ढाल है, आराम से परिवहन और संचार है, लेकिन जल की उपलब्धता नहीं है। तो उद्योग और फसलें हमेशा उन क्षेत्रों में होते हैं जहां का ढाल अच्छा हो, जहां का माहौल अच्छा हो, जहां का मैदानी क्षेत्र बहुत ही शानदार हो, और पानी की उपलब्धता हो, पानी की जल की सुगमता हो, और वो क्षेत्र हमेशा जो है परिवहन और संचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, तो लोग वहां आवास भी करेंगे, लोग वहां उद्योग भी करेंगे, लोग वहां मछली पालन भी करेंगे, लोग वहां हर प्रकार की सुविधाओं के माध्यम से दूसरी सुविधाओं को डेवलप कर लेंगे। तो ये तो बहुत था जहां लोग वरीयता दे रहे थे। ये वो है जो अप्रायोगिकता है, निराशा, दुखी मन से लोग वहां रहना पसंद कभी नहीं करेंगे जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो पर्वतों का क्षेत्र है। पर्वत की चोटी पे आपने किसी को रहते हुए देखा? रहते होंगे, लेकिन बहुत कम लोग, क्योंकि पसंद नहीं करते, उनकी मजबूरी है। क्या है? मजबूरी। एग्जाम्पल है हिमालय। विरल जनसंख्या मतलब कम जनसंख्या कहां देखने को मिलती है? हिमालय में। यहां तक बात समझ में आ गई कि अगर गंगा के मैदानों में जनसंख्या ज्यादा है तो वरीयता दी जा रही है, क्योंकि मंद ढाल है और अच्छा मैदान है। अगर हिमालय में जनसंख्या कम है तो अप्रायोगिकता है, मतलब लोगों में निराशा है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है।
क्या कारण है कि पहाड़ी क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों में लोग रहना पसंद नहीं करते? ये तो अवरोधक है, यहाँ तो सुविधाओं की कमी है, ना तो ट्रक जा सकता, ना टेम्पू जा सकता, परिवहन की सुविधा ही नहीं है, ना नेटवर्क आता, संचार की सुविधा नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतने से बात बताना चाह रहा हूं रसगुल्ले, कि सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद रखना है, लोग वहां रहना पसंद करेंगे जहां अच्छी सुविधाएं हो। तो भूमि की आकृति के आधार पर कैसी सुविधाएं हो सकती है? या तो समतल मैदान या ढाल उनको चाहिए, क्योंकि वहां उद्योग और कृषि की जा सकती है, मछली पालन किया जा सकता है अगर चले तो। लेकिन पर्वत हमेशा अवरोधक होते हैं, इसलिए हिमालय में जनसंख्या कम है और समतल मैदान जो है उद्योगों को बढ़ावा देते हैं, इसलिए गंगा के मैदानों में लोग ज्यादा देखने को मिलते हैं। हमने ये जाना कि भू आकृति के आधार पर कहां रहना पसंद कर रहे हैं लोग, कहां रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से बनी हुई स्लाइड को माइंड के अंदर बिठा लीजिए। आगे अगर हम देखें तो हमने भौगोलिक आकृति के आधार पर दो चीजें पढ़ ली है, जल की उपलब्धता और भू आकृति। इसके बाद हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आती है, आर्थिक कारक। क्या लाडले याद है पिछले क्या पढ़ा हमने वो सिर्फ दो भौगोलिक कारक पढ़े थे, एक तो जल होना चाहिए, एक भूमि की आकृति अच्छी होनी चाहिए। वो तो थी भूगोल के आधार पर आकृति की बातें जो थी वो थी, लेकिन एक कारक और है जो जनसंख्या को प्रभावित करता है, भैया पैसा। भैया पैसा जो होता है, आर्थिक कारक जो होता है, वो जनसंख्या को प्रभावित करता है। कैसे? लोग खनिज के आधार पर वो कौन सी चीजें हैं जो लोगों को प्रभावित करती है, यानी कि लोग वहां रहना पसंद करेंगे जहां अच्छे खनिज हो। क्या एग्जाम्पल है? अफ्रीका और कटग्गा और जाम्बिया जहां तांबा निकलता है, वहां लोग इसीलिए रहना पसंद करते हैं क्योंकि वो खनिज निक्षेप क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? खनिज निक्षेप। जाम्बिया, कटंगा और अफ्रीका जो है वहां लोग इसीलिए रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहां खनिज बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। उसके अलावा उद्योगों की आकृष्टता, इसका मतलब यह है किसी क्षेत्र में अगर खनन हो रहा है तो उद्योग लगेंगे, और उद्योग करने वाले जो लोग हैं, जो उद्योग लगाना चाह रहे हैं, वहां वो क्षेत्र जो है वहां के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा कि आप यहां आइए और उद्योग लगाइए। अगर वो लोग वहां आते हैं और उद्योग लगाते हैं तो उद्योगों के प्रति आकर्षता यानी खिंचाव जो है, आकर्षण जो है, जिसे हम आप्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं? आप्रवास कहते हैं, जिसे हम अपकर्ष भी कहते हैं। अपकर्ष, इसका मतलब क्या है? आप्रवास यानी अपनी ओर आकर्षण करना। वहां के लोगों को यहां बुलाकर यहां रहने की हिदायत दी जाती है क्योंकि ये उद्योग की आकर्षता को बढ़ाता है, क्योंकि यहाँ पे खनिज है, और खनिज अगर है, लोग आ रहे हैं तो खनन कार्य होगा। किसी भी वस्तु को अगर खोद कर प्राप्त किया जाता है तो क्या कहलाता है? खनन कहलाता है। किसी भी वस्तु को खोद कर प्राप्त करना खनन है। क्या प्रत्येक खनन से मिली चीज खनिज होती है? नहीं होती है। खनिज पहले संसाधन होता है, और प्रत्येक जो चीज है, प्रत्येक वस्तु वो संसाधन होती है। इसलिए प्रत्येक वस्तु, दुनिया में जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब संसाधन है, और कोई भी खनिज अगर है तो पहले वो संसाधन होता है। क्या प्रत्येक खनिज जो है, प्रत्येक संसाधन जो है वो खनिज बनता है? नहीं बनता है। कौन नहीं बना? जल नहीं बना। जल को खोदकर प्राप्त किया, खनन से प्राप्त किया। धरातल के अंदर जो जल होता है उसको खोद के प्राप्त किया जाता है, खनन के द्वारा उसको प्राप्त किया। क्या वो खनिज बन पाया? नहीं। लोहा बन गया, तांबा बन गया, सोना बन गई, चांदी बन गई, सब कुछ अंदर से जो निकला वो खनिज बनता जा रहा है, लेकिन जल इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि उसमें खनिज के गुण नहीं है। क्या जल संसाधन है? बिल्कुल है। क्या लोहा संसाधन है? बिल्कुल है। तांबा संसाधन? बिल्कुल है। क्योंकि जो कुछ भी खोद कर प्राप्त किया जाता है खनन है, और सबसे पहले वो संसाधन है। कौन सा संसाधन खनिज बनेगा? वो गुणों के आधार पर। कोई खनिज बन पाता है और कोई खनिज नहीं बन पाता है। लेकिन जहां खनिज मिले हैं,
जहां लोग आकृष्ट होकर आ रहे हैं, जहां लोग आवास को महत्व दे रहे हैं, जहां आसपास जल की उपलब्धता भी है, जहां आसपास में लोग जो है वो भू आकृति के आधार पर खनन को महत्व दे रहे हैं, तो वहां खनन कार्य होगा। और अगर खनन होगा, अगर वहां खनिज है, अगर लोग वहां आकर रहने लग गए और अगर लोग वहां खोदना प्रारंभ कर देते हैं, खनिज है, लोग आगे खोदना प्रारंभ कर देते हैं, तो यह तय हो चुका है कि रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा। अगर रोजगार मिलेगा तो किन क्षेत्रों में मिलेगा? आज तक अफ्रीका, कटगा और जामिया में मिलेगा। यानी आर्थिक आधार पर लोग वहां बसना पसंद करते हैं जहां खनिज मिलते हैं। कहां मिलते हैं? तो इन 3 क्षेत्रों के नाम आपको याद रखने। हम देख रहे हैं आर्थिक कारक, खनिज के बाद दूसरा देख रहे हैं हम नगरीकरण। किस नगर में लोग रहना पसंद करेंगे? जिस शहर में रोजगार ज्यादा मिलता हो। जैसे बॉम्बे है, लोग रहना पसंद करेंगे, रोजगार मिल जाता है। दिल्ली है, लोग रहना पसंद करेंगे, रोजगार मिल जाता है। इसीलिए तो वहां का जनगणना हमने कुछ देर पहले देखा लास्ट लेक्चर में, यानी जो लास्ट लेक्चर था हमारा कल वाला, उसमें हमने देखा सारी चीजों को कि दिल्ली जो है वहां इतने लोग क्यों हैं, बॉम्बे जो है वहां 31,700 लोग क्यों है, दिल्ली में 12,297 लोग क्यों रह रहे? क्योंकि वहां रोजगार मिल रहा है, वहां का जनसंख्या घनत्व है। दूसरा शैक्षणिक परिदृश्य, यानी शिक्षा जहां अच्छी होगी वहां भी लोग ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे बेंगलोर का वो साइंस का इंस्टीट्यूट है, एक विश्वविद्यालय जो पूरे भारत का सबसे बड़ा माना जाता है, जो दुनिया के टॉप 10 में गिना जाता है, या फिर इंदिरा गांधी इग्नू जो है उसमें भी ज्यादा लोग देखने को मिलते हैं। लेकिन जो है सबसे पुराना जो है हमारा विश्वविद्यालय नालंदा, वहां लोग ज्यादा देखने को मिलते थे, क्योंकि शैक्षणिक परिदृश्य का मतलब है शिक्षा के कारण भी लोग अपना आवास बदल देते हैं और किसी स्थान पर अपनी जनसंख्या बढ़ा देते हैं। यह कहलाता है नगरीकरण। चिकित्सा के आधार पर, जैसे दिल्ली के एम्स है, लोग बाहर से अलग अलग देशों से वहां अपना ट्रीटमेंट कराने आते हैं, या फिर अपने देश के लोग भी वहां जाके बसते हैं, तो वहां लोग चिकित्सा के लिए वहां जाना पड़ता है, तो वहां का नगरीकरण बढ़ जाता है। तो रोजगार के लिए लोग पलायन करते हैं, चिकित्सा के लिए भी लोग पलायन करते हैं, और शैक्षणिक यानी शिक्षा के लिए, रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा, इन तीनों के लिए सबसे ज्यादा पलायन होता है। परिवहन और संचार, इसके लिए भी लोग, परिवहन जो है और संचार जो है, इसके कारण भी नगरीकरण जो है वो बढ़ता है, क्योंकि गांव में परिवहन के साधन कम होते हैं, लोग आना जाना कम पसंद करते हैं, शहर में परिवहन के साधन अच्छे मिल जाते हैं, भीड़ भड़ाका हो जाता है। परिवहन और संचार तो इन तीनों पर टिका रहता है। अगर ये तीनों नहीं रहते हैं, रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा, तो परिवहन और संचार देखने को ही नहीं मिलता है, गायब हो जाता है उस स्थान से परिवहन और संचार। इसलिए रोजगार, शैक्षणिक और चिकित्सा जो क्षेत्र है वो जहां होंगे वहां परिवहन और संचार देखने को मिलेगा। इसके अलावा नागरिक सुविधाएं, अगर किसी क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं अच्छी मिलेगी, आवास अच्छा मिलेगा, खान पान अच्छा मिलेगा, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा ये सब मिल जाते हैं, तो वह नागरिक सुविधाओं को देखकर कोई भी व्यक्ति वहां आना पसंद करता है। जैसे दिल्ली में कई जगह लिखा रहता है 1 रुपए में भरपेट खाना, और व्यक्ति आता है 1 रुपए में खाना खा लेता है, 100 रुपए का काम कर लेता है, 3,000 रुपए उसके मंथली का ही नहीं चढ़े। ये होता है। एक शहर ऐसा है जहां 100 रुपए का खाना और व्यक्ति 100 रुपए ही कमा रहा है वहां, तो बताओ व्यक्ति रहना पसंद करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। दूसरा देखो शैक्षणिक व्यवस्था, एक विश्वविद्यालय ऐसा जहां शिक्षा बिल्कुल जो है घटिया लेवल की है, अच्छे लेक्चरर नहीं है, अच्छे पढ़ाने वाले नहीं है, और फीस बहुत ही हाई लेवल की ली जाती है। एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां फीस कम ली जाती है और पढ़ाने वाले बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाते हैं, तो लोग कहां जाना पसंद करेंगे? तो नगरीकरण कहां बढ़ेगा? जहां अच्छी शिक्षा दी जा रही है। क्या नगरीकरण घातक होता है? बिल्कुल होता है। प्रदूषण को बढ़ावा देता है, ढेर सारी बीमारियों को बढ़ावा देता है, आवास की सुविधाओं को कम कर देता है। क्यों होता है फिर ये इसलिए होता है कि तलाश होती है व्यक्तियों को, किसी को ज्यादा शिक्षा चाहिए, किसी को रोजगार चाहिए, इस तलाश में व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, नागरिक सुविधाएं हमने देख ली। प्रवासी आकर्षित, प्रवास का मतलब आप जानते हैं, प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। प्रवास का मतलब क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। और मैंने आपको कई बार बताया कि एक होता है उत्प्रवास और एक होता है आप्रवास। इसको हम और डिटेल से पढ़ने वाले हैं।
लेकिन यह मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं। उत्प्रवास का मतलब होता है उठकर जाना, उठकर जाना। आप्रवास का मतलब होता है आना। ठीक है, इसको हम उत्प्रवास जो होता है इसको हम प्रतिकर्ष भी कह सकते हैं। आप्रवास जो होता है इसको हम अपकर्ष भी कह सकते हैं। यह स्थान वो है प्रतिकर्ष या उत्प्रवास जहां से व्यक्ति परेशान होकर जा रहा है, क्योंकि यहाँ सुविधाएं नहीं है, ना चिकित्सा है, ना रोजगार है, ना शिक्षा है, कुछ भी नहीं है। सुविधाओं की कमी के कारण हमेशा प्रतिकर्ष और आप्रवास होता है। लेकिन जहां वो आ रहा है, जहां पहुंच रहा है, मतलब वो आप्रवास होता है। और यहां इसलिए आया है क्योंकि यहां सुविधाएं मिल रही है। उसको क्या मिल रही है? सुविधाएं है यहां पे, इसलिए आया है। यहां पे सुविधाएं नहीं है। अब एग्जाम्पल मैं देता हूं। अपकर्ष यानी अपनी ओर आकर्षित करना। जैसे मैं हूं किसी गांव से आके किसी शहर में रह रहा हूं, जहां से गांव से मैं आया हूं वो मेरा उत्प्रवास कहलाएगा, और जहां मैं पहुंचा हूं जिस शहर में वो मेरा आप्रवास कहलाएगा। आया मैं इसलिए शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, चिकित्सा के लिए। अब जहां पहुंचा हूं ये मुझे वहां चीजें चाहिए, और जहां से आया हूं वहां नहीं थी। तो ये तो काम करता है धकेलने का, और ये काम करता है गले लगाने का। तो इसको धकेलना और गले लगाना भी कहते हैं। इससे भी नगरीकरण बढ़ता है। क्या बढ़ता है? इससे नगरीकरण इससे बढ़ता है। तो ये हमने नगरीकरण को देखा। इसके बाद हम जो चीज देख रहे हैं वो है औद्योगिकरण। उद्योग व्यक्ति को किस प्रकार से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। देखो, भौगोलिक कारकों में हमने जल की उपलब्धता को देखा। देखो, एक दूसरे से ये सब जुड़े हुए हैं, बस हमें डराने के लिए इनके नाम होते हैं। जल की उपलब्धता को हमने देखा, उसके बाद भू आकृति को हमने देखा। ये दोनों हमने भौगोलिक कारक में देखे। भौगोलिक कारक, इन भौगोलिक कारक में हमने जल उपलब्धता और भू आकृति को जब देखा तो हम बार बार उद्योग की बात कर रहे थे। उद्योग जब चलता है जब पानी हो। उद्योग कब चलेगा? जब पानी हो। तो ये पानी वाला जो उद्योग जो है, इसको पानी जल की उपलब्धता वाला, जल की सुगमता वाले क्षेत्र से मिलेगा। तो ये इससे कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। भू आकृति, उद्योग वहां लगेगा जहां औद्योगिक क्षेत्र होगा। उद्योग कहां लगेगा? जहां औद्योगिक क्षेत्र होगा। भू आकृति के आधार पर लोग वहां रहना पसंद करेंगे जहां समतल मैदान है। औद्योगिक पेटियां तो आपको मिल गई, लेकिन उद्योग से संबंधित कारखाना जो है वो वहीं लगेगा जिस स्थान पर उसके आधार पर उसके अकॉर्डिंग सुविधाएं हो। ठीक है, तो ये एक दूसरे से लिंक रहते हैं। औद्योगिक पेटियों का मतलब है औद्योगिक क्षेत्र, जिस स्थान पर उद्योगों से रिलेटेड खनिज मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? खनिज मिल जाते हैं। और उन खनिजों को बाहर निकालने का काम करना या फिर उनका पता लगाना औद्योगिक पेटीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, कारखाना श्रमिक, किसी भी स्थान पर किसी भी कारखाने में श्रमिकों की आवश्यकता जब पड़ेगी, नगरीकरण जब बढ़ेगा, लोगों की आवश्यकता जब होगी, जब वहां उद्योग होंगे। उद्योग के मतलब औद्योगिकरण होगा, और औद्योगिकरण होगा तो नगरीकरण होगा। औद्योगिकरण होगा तो क्या होगा? नगरीकरण होगा, क्योंकि वो धीरे धीरे एक औद्योगिक क्षेत्र जहां होता है वहां धीरे धीरे पास में एक नगर डेवलप हो जाता है। जितने भी आज जमशेदपुर को देखो आप, टाटा का सबसे बड़ा स्टील प्लांट वहां लगा हुआ है, तो वहां जमशेदपुर एक जाना माना नाम हो गया, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र था। पहले लोग नहीं थे, लेकिन औद्योगिक पेटी मिली वहां पे, उद्योग से रिलेटेड खनिज वहां मिले, तो धीरे धीरे औद्योगिक क्षेत्र बना। औद्योगिक क्षेत्र के साथ ही डेवलप हो जाता है नगरीकरण, क्योंकि कारखाने के श्रमिक वहां रहते हैं। कारखाने के श्रमिक अगर वहां रहेंगे तो आप सब जानते हैं कि ऑटो वाले भी रहेंगे, ट्रक वाले भी रहेंगे, बस वाले भी रहेंगे, रेलवे स्टेशन भी होगा, बस स्टैंड भी होगा, जहां तक कि जो है एयरपोर्ट भी होगा। सारी चीजें होगी। तो परिचालक जो जो साधन चलाया करते हैं, जो जो व्हीकल चलाया करते हैं, वो सब लोग यहां देखने को मिलेंगे। अगर इतने सारे ड्राइवर है और इतने सारे मजदूर है तो एक दुकान तो बनती है।
2, 3, 4, 5, है ना, दुकानें ही दुकानें होगी तो दुकानदार होंगे। इतने सारे वर्कर काम कर रहे हैं, इतने ड्राइवर हैं, इतने दुकान वाले हैं, अपना अकाउंट तो खुलवाएंगे, इसलिए बैंक कर्मी भी होंगे। मैं आपको यह बता रहा हूं कि औद्योगिकरण से नगरीकरण कैसे बन रहा है। ड्राइवर है, बैंक कर्मी है, दुकानदार है, कारखाने के श्रमिक है, सब उद्योग के पीछे है। सब किसके पीछे है? उद्योग के पीछे। डॉक्टर भी होंगे, कोई चलते ही बीमार हो गया तो डॉक्टर की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है। बैंक कर्मी बीमार हो गया, चाहे दुकानदार हो गया, चाहे ड्राइवर हो गया, चाहे कारखाना के श्रमिक हो गए, डॉक्टर होंगे, मतलब चिकित्सालय भी होंगे, हॉस्पिटल भी होंगे। और इन सबको पढ़ाने के लिए तो जरूरत नहीं पड़ती होगी, लेकिन इन सब की फैमिली यानी परिवार इनके साथ रहते हैं, इसलिए मेरे जैसे अध्यापक की भी आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? अध्यापक की। बताओ, इतनी सारी चीजें ये कारखाने के श्रमिक परिचालक बार बार नहीं बताते इसको, तो इतने सारे लोग जब एक साथ हो जाते हैं इस मात्र उद्योग के कारण, तो बताओ नगरीकरण बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इन लोगों को क्या चाहिए? जल की उपलब्धता भी चाहिए और भूमि की अच्छी आकृति भी चाहिए, तब ये लोग अपना आवास यहाँ बनाएंगे। तो चीजें क्या है? एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए लोग यहाँ रहना पसंद कर रहे हैं। बात यहाँ आके खत्म नहीं हो जाती आर्थिक कारकों पे। एक और कारक है जो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है, वो है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। सामाजिक सांस्कृतिक कारक ये कैसे प्रभाव डालता है? ये कैसे क्या चाहता है? सामाजिक सांस्कृतिक कारक जो है वो इस प्रकार से इफेक्ट डालता है, लोग अपने जाति के लोगों के पास रहना पसंद करते हैं। जाति, लोग अपने धर्म के लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। लोग अपने जाति, धर्म, गुण जो होते हैं उसके आधार पर रहना पसंद करते हैं। लोग जो है अपने क्षेत्र के परंपराएं जो होती है, क्षेत्रीय परंपराएं, उसके आधार पर रहना पसंद करते हैं। मैं 3-4 एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। समाज के जो सांस्कृतिक गुण होते हैं वहां उसी कम्युनिटी के लोग रहना पसंद करेंगे जिस कम्युनिटी के लोग पहले रह रहे हैं। जैसे मान लिया जाए एक ऐसा औद्योगिक पेटी का क्षेत्र है और वो दिल्ली में है। कहां है वो? दिल्ली में है औद्योगिक क्षेत्र। तो यहां पे 10 लोग राजस्थान के रह रहे हैं। कहां के रह रहे हैं? राजस्थान के रह रहे हैं। तो ये 10 लोगों की जो कम्युनिटी या परिवार बना हुआ है, ये 10 लोग अपने धर्म के लोगों को खींचकर लाने का प्रयास करेंगे और उन्हें यहाँ आवास की व्यवस्था देंगे, उन्हें यहाँ रहना खाना सारी सुविधाएं देंगे, क्योंकि अपने कम्युनिटी के लोगों को, अपने गुणों के लोगों को लाने का प्रयास करेंगे, अपनी मिलती जुलती परंपराओं के लोगों को लाने का प्रयास करेंगे। जैसे राजस्थान में घूमर चलती है, घूमर नृत्य, घूमर। तो घूमर अगर राजस्थान में चलती है तो धीरे धीरे दिल्ली के इस क्षेत्र में घूमर चलने लग जाएगी, क्योंकि एक क्षेत्रीय परंपरा जो है उस क्षेत्रीय परंपरा का बोलबाला यहां भी दिखाई दे रहा है। वो क्षेत्रीय परंपरा इसी स्थान पर भी दिखाई देने लग गई, क्योंकि सांस्कृतिक सामाजिक जो कारक है वो कहीं भी छुपते नहीं है, वो सीधे सीधे बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, वो सीधे सीधे अपना जलवा बिखेर देते हैं। इसलिए जाति, धर्म, गुण और परंपरा के आधार पर, सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर लोगों की बसावट जो है वो भी देखने को मिलती है। जैसे आप देखते हैं कि एक स्थान पर आप देखेंगे कि सड़क के किनारे कोई व्यक्ति है और औद्योगिक क्षेत्र आने जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि कुछ जो गुमंतु जो जाति होती है, जिन्हें गुमंतु कहा जाता है, गुमंतु, वो घूमते घूमते इस स्थान पर आते हैं। फिर वो यहां से उठकर जब जाएंगे तो वो उस स्थान पर जाएंगे जहां उनकी कम्युनिटी के लोग वहां पहले से बैठे। गुमंतु है, लेकिन वो ढूंढेगा क्या? अपनी कम्युनिटी को ढूंढेगा, अपनी क्षेत्रीय परंपराओं के लोगों को ढूंढेगा। इसलिए जनसंख्या को बढ़ाने में और उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सांस्कृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक जो कारक है उतना ही महत्व रखना है जितना भौगोलिक आधार पर भू आकृति और जल की उपलब्धता के साथ नगरीकरण और औद्योगिक जो थे जितना महत्व रखते हैं, उतना ही सांस्कृतिक और सामाजिक जो है वो पहलू भी असर रखते हैं। क्योंकि हमने ये जाना किसी स्थान पर लोगों का बढ़ जाना, इसके पीछे का कारण उद्योग होता है
और उद्योग के कारण नगर बन पाता है, लेकिन नगर जब बन पाता है जब वहां पानी की आवश्यकता पूरी होती हो, जब वह मंद ढाल या समतल मैदान हो। यानी कि मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जितने भी कारक हमने पढ़े हैं वो सब एक है। ये तो हमें डराने के लिए इनको अलग अलग दिखाया गया है। मुझे ये बताओ, अगर जल नहीं होगा तो क्या उद्योग लग पाएगा? और अगर उद्योग नहीं होगा तो जल की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे ये बताओ, समतल मैदान नहीं होंगे और औद्योगिक क्षेत्र बना दिया जाता है तो क्या वो डेवलप होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। औद्योगिक क्षेत्र बना दिया, ना जल की उपलब्धता है, ना सुगमता है, ना आवास लोग कर सकते हैं, ना कोई सुविधाएं हैं, ना संचार है, ना परिवहन है, ना बिजली आपूर्ति है, ना खनन किया जा सकता है, ना मजदूर मिल रहे हैं। क्या उद्योग लगेगा? क्या परिवहन चलेगा? क्या दुकानदार दुकान चलाएगा? बिल्कुल भी नहीं। यानी जनसंख्या का जो फैलाव है, वितरण है, वो इस प्रकार से डिपेंड करता है कि किसी स्थान पर ज्यादा लोग रह रहे हैं तो वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हमने अभी कुछ देर पहले औद्योगिकरण के बाद जब देखा तो हम देख रहे थे कि कोई स्थान ऐसा है जहां औद्योगिक क्षेत्र मिला है तो वहां लोग रहना पसंद कर रहे हैं उद्योग के कारण। अगर उद्योग में लोग काम कर रहे हैं तो उन्हें ड्राइवरों की, ऑटो वालों की जरूरत होगी। ऑटो वाले औद्योगिक कर्मी इतने हैं तो दुकानदार को दुकान की आवश्यकता, उनको दुकान की आवश्यकता होगी, दुकानदार वाले की संख्या बढ़ी, दुकानदार वालों की संख्या बढ़ी, उद्योग में काम करने वालों की संख्या बढ़ी। सारी चीजें अगर बढ़ जाती है तो फिर बैंक की आवश्यकता होती है, तो बैंक कर्मियों की आवश्यकता बढ़ी। इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये सारा सिस्टम जो है भौगोलिक कारकों का एक चेन बाई चेन सिस्टम से जुड़ा हुआ है और इसी से बनते हैं भौगोलिक कारक, भू आकृतिक कारक, जल की उपलब्धता, नगरीकरण और औद्योगिकरण, जो हमें ये बताते हैं, सांस्कृतिक और सामाजिक कारक जो हमें ये बताते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों की संख्या क्यों बढ़ जाती है, इसके पीछे के कारण को। तो हमने एक एक चीज को देखा, एक एक चीज को समझा और जानने का प्रयास किया। ये हमारे चैप्टर 2 का दूसरा लेक्चर जो है, इसको हमने बहुत ही मस्ती से पढ़ा। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं जब तक अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।